आज महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम की शपथ ली। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर और उद्योगपति भी शपथ समारोह में शामिल हुए। ही बात देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करू देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करू देवेंद्र, सरिता। संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ही निर्देशों पर जगह जगह आरोपियों को पोस्टर लगा दिए गए। अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करके कहा गया कि 24 नवंबर को ही हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल कांड के गुनहगार नहीं बचेंगे। संभल में साजिश रचने वाले नहीं बचेंगे। संभल में भीड़ को उकसाने वाले नहीं बचेंगे। पोस्टर से होगी पहचान संभल हिंसा पर घमासान। संभल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले एक एक शख्स की पहचान के लिए अब दीवारों पर सबूतों को टांग दिया गया है। संभल के चप्पे चप्पे पर लगे पोस्टरों से उन लोगों की पहचान की जा रही है जो संभल कांड के गुनहगार हैं। योगी सरकार की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कीमत पर संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आरोपी, एक एक दंगाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसे सबक सिखाया जाएगा। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। मरने वाले मरते रहेंगे। योगी सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अधिकारियों से साफ कहा गया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी करेंगे। अराजकता फैलाने के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। सभी आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं,
ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली की जाएगी और वसूली के लिए जो विभिन्न जो तरीके हैं उन सब इसमें पोस्टर भी लगाना उनमें से एक पार्ट है और जो लोग वांछित हैं उन लोगों के भी पोस्टर है वो लगवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले संभल के एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। उधर योगी सरकार के निर्देशों का ही असर है कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार एक्शन में है। इस सिलसिले में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि अभी तक इस मामले में कुल 400 आरोपियों की पहचान हुई है। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से एक आरोपी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि राहुल गांधी के संभल दौरे पर रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। एलओपी एक सद्भावना की यात्रा पर निकले थे और वो शांति और अमन चाहते थे संभल में। उन्होंने इससे पहले मणिपुर में भी जाकर शांति और सद्भावना की बात रखी, लेकिन कल जो उनको रोका गया उससे साफ साबित होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि देश में सद्भावना की भावना बढ़े। तो इसी के विरोध में आज हम अजर्मन मोशन दे रहे हैं। आज ये जो होड़ मची है वो क्यों मची है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तुष्टीकरण का कंपटीशन, कौन सबसे बड़ी कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कौन सबसे बड़ी कैप का बड़े मियां और छोटे मियां बन सकता है, ये स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए राहुल गांधी जब यहां पर जाने का, फोटो ऑप करने का ड्रामा कर रहे थे तो राम गोपाल यादव जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, अब वो वहां जा रहे हैं। वो चाहते थे आंसू पोंछना उन लोगों के जिन्होंने अपना खोया है, शांति बहाली के लिए जा रहे थे, अपील करने जा रहे थे, परंतु ये सरकार तो शांति नहीं चाहती ना। और इसीलिए राहुल जी सिर्फ सांसद नहीं है, नेता विरोधी दल है, कैबिनेट रैंक का प्रोटोकॉल है और उन्हें भी 2 घंटे रोक के रखा गया। तो ये दर्शाता है कि संभल में जो सरकार कह रही वो सच नहीं है, संभल में कुछ है जो खिचड़ी पक रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। यही वजह है कि योगी सरकार एक आरोपी के फुल एंड फाइनल हिसाब में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। एक लड़के ने अपने पापा, मम्मी और बहन का कत्ल कर दिया और इस ट्रिपल मर्डर की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं हुआ क्या है। बेटे ने पिता की हत्या की। बेटे ने मां की जान ली। भाई ने की बहन की हत्या। राजधानी दिल्ली से आई ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये खबर भी एक है और वारदात को अंजाम देने वाला भी एक। ये दिल्ली के नेव सराय के देवली इलाके में हुए हत्याकांड का वो सच है जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ है, भरोसे की हत्या हुई है और संवेदनाओं का भी गला रेत दिया गया। जिस अर्जुन नाम के लड़के ने अपने माँ पिता और बहन की हत्या की सूचना पुलिस और पड़ोसियों को दी थी, वही आखिरकार तीनों लोगों का हत्यारा निकला। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और
बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है। देवली इलाके की यह खबर बुधवार की सुबह आई थी। अर्जुन की तरफ से पुलिस और पड़ोसियों को जानकारी दी गई थी कि उसके पिता, मां और बहन की हत्या कर दी गई है। अर्जुन ने बताया था कि यह सब कुछ तब हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर गया था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। लेकिन आखिर अर्जुन ने क्यों पूरे परिवार को खत्म किया, इसके पीछे की कहानी भी आपको हिला देगी। अर्जुन आर्मी स्कूल में स्पोर्ट्स कोटे से पढ़ाई कर रहा है। बॉक्सिंग का शौकीन अर्जुन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अर्जुन की बहन पढ़ाई में अच्छी थी। अर्जुन के अपने पिता और परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। अर्जुन के पिता आए दिन उसे डांटा करते थे और मारते थे, लेकिन एक दिन अर्जुन के साथ बाहरी लोगों के सामने मारपीट की गई। इतना ही नहीं, अर्जुन को यह भी लगता था कि कहीं उसके पिता सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम न कर दे। यही वजह थी कि अर्जुन ने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और उस दिन को चुना जिस दिन उसके माता पिता की शादी की सालगिरह थी। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी बहन की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की। उसके बाद पिता और फिर मां को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अर्जुन सुबह 5 बजे के आसपास जिम जाने के बजाय मॉर्निंग वॉक पर चला गया और लौट कर आते ही उसने हत्या की अफवाह उड़ाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो सारी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि घर के आसपास सिवाय अर्जुन के मूवमेंट के किसी का मूवमेंट नहीं हुआ था। यही वजह थी कि जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अर्जुन ने वारदात की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हां, यह मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा और उसी हिसाब से यह अपनी जानकारी शेयर करेगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि PSLV C-59 ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरकर एक नया इतिहास रच दिया है। ये मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करेगा। इस मिशन में 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ा गया है। यह प्रक्षेपण इसरो के PSLV C-59 रॉकेट से किया गया। ये इसरो का 61वां PSLV मिशन है। प्रोबा 3 मिशन में कोरोना ग्राफ और ऑकुल्टर नामक 2 सैटेलाइट शामिल हैं। इनमें से एक सैटेलाइट सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा, जबकि दूसरा सैटेलाइट कोरोना ग्राफ की सहायता से सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने में मदद करेगा। इन दोनों सैटेलाइट्स के बीच केवल 150 मीटर की दूरी होगी, जो इस मिशन की विशेषता है। इस सटीक उड़ान से इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का दमखम दिखा दिया है। ऑकुल्टर उपग्रह सूर्य की डिस्क को ढक लेगा, जिससे कोरोना ग्राफ उपग्रह सूर्य के कोरोना का स्पष्ट रूप से अवलोकन कर पाएगा। ये तकनीक सूर्य के कोरोना के बारे में अध्ययन करने में मदद करेगी। मिशन का एक मुख्य उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना भी है।
दोनों उपग्रहों को एक साथ एक के ऊपर एक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है। इस तकनीक का सफलतापूर्वक